हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार और एक बार आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बिल्कुल तैयार हो जाएं, अपन पढ़ने वाले हैं कुछ एक ऐसा सिद्धांत जो बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा इफेक्टिव और बिल्कुल नया है। और इस सिद्धांत को भी मैं आपको एक बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाला हूं और बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ाने वाला हूं। काफी कंसेप्ट जो हैं आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे आज के इस सिद्धांत से। आप सब लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत और अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे व्यवहारवादियों के सिद्धांत और व्यवहारवादियों के सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ लिए थे सबसे पहले पावलोव, पावलोव के बाद स्किनर, स्किनर के बाद थॉर्नडाइक और कल अपन ने पढ़ लिया था क्लार्क एल हल का सिद्धांत। तो आज की क्लास में अपन किस सिद्धांत की बात करने वाले हैं दोस्तों? तो बिल्कुल आज के सिद्धांत के अंतर्गत भी अपन एक नया और बिल्कुल यूनिक सिद्धांत जो है आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और उस सिद्धांत का नाम है आपके समीपता का सिद्धांत। बहुत प्यारा सिद्धांत है दोस्तों, बड़ा आनंददायक सिद्धांत आप इसको कह सकते हो कि इसको पढ़ने के बाद आपको बड़ा मजा आने वाला है। समीपता का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, समीपता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों? तो एक विद्वान था जिसका नाम था एडविन गुथरी। क्या नाम था दोस्तों? एडविन गुथरी के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। एडविन गुथरी एक गणित विशेषज्ञ था, है ना। एडविन गुथरी जो था वो साइकोलॉजिस्ट तो था ही, लेकिन उसके साथ में गणित का क्या माना जाता था? विद्वान माना जाता था, गणित विशेषज्ञ। बड़ा आनंदमय ये सिद्धांत है दोस्तों। मैं आपको 3-4 जगह पे जागते जाते तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये एडविन गुथरी जी ने क्या कर दिया। मतलब मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये सिद्धांत। देखो, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों में सुधार भी सब लोग करते हैं। एडविन गुथरी आपके लिए एक मोटिवेशनल का काम करेंगे आज की क्लास के अंतर्गत। यदि आपको कुछ लगता है कि हमने जीवन में बहुत कुछ हार लिया है और हारने के बाद कुछ वापस प्राप्त करने के योग्य नहीं रहे या हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है ना, तो एक बार एडविन गुथरी की जीवनी को जरूर पढ़ना चाहिए। उस व्यक्ति के अंदर दोबारा वापस जोश आ जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो समाप्त होने पर फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये एडविन गुथरी ने करके दिखाया है। एक ऐसा प्रभाव, एक ऐसी अभिप्रेरणा इस सिद्धांत से आपको मिलने वाली है जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? समीपता का सिद्धांत। अब यहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान क्या रखनी है, ध्यान रखिएगा। ये भी एक व्यवहारवादी थे। ये जो थे वो कौन से थे दोस्तों? आपके व्यवहारवादी ही थे, क्योंकि अपन व्यवहारवादियों के सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। वो क्या चीज आ जाती है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज यही आ जाती है दोस्तों कि ये हमने जितने भी सिद्धांत पढ़े उसके अंदर दो चीज बड़ी हावी रही। एक चीज तो हावी रही पुनर्बलन, और एक चीज अपनी हावी क्या रही दोस्तों? अनुक्रिया की पुनरावृत्ति। हम जहां जहां पढ़ रहे हैं वहां पे दोनों चीजें बराबर आ रही है। व्यवहारवादी, सभी व्यवहारवादी यही कह रहे हैं कि सीखने के लिए अनुक्रिया को दोहराना और सीखने के लिए पुनर्बलन, ये दोनों चीजें आपके क्या होती है? जरूरी होती है। हमने जितने भी पीछे वाले सिद्धांत पढ़े, प्रत्येक सिद्धांत के अंतर्गत इस चीज को हमने समझने का क्या किया था? प्रयास किया था। अब वो की वो बात वापस अभी आती है दोस्तों। तो ये भी एडविन गुथरी भी यही कहना चाहिए कि पुनर्बलन और अनुक्रिया जरूरी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक मात्र ऐसा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है जिसने ये मना कर दिया कि अधिगम में न तो पुनर्बलन की जरूरत होती और न अधिगम में अनुक्रिया की पुनरावृत्ति की जरूरत होती। ध्यान रखिएगा, क्या कहा? एक ऐसा मात्र व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिसने यह कथन कहा था कि सीखने में न पुनर्बलन की जरूरत पड़ती है न अनुक्रिया की पुनरावृत्ति की जरूरत पड़ती है, जबकि पूरा व्यवहारवाद अनुक्रिया की पुनरावृत्ति और पुनर्बलन पर टिका हुआ है ना। जितने भी अपन व्यवहारवादियों को पढ़ते हैं सारे लोग ये कहते हैं कि पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट दो, है ना, अभिप्रेरणाएं दो उनको, ये जो है अनुक्रिया की पुनरावृत्ति कराओ। लेकिन इन दोनों चीजों को स्वीकार कर लिया। तो पहला प्रश्न ही आपके यहां से उठ करके बन जाता है मेरे दोस्तों कि आपको पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यवहारवादी व्यक्ति था जिसने पुनर्बलन तथा अनुक्रिया की पुनरावृत्ति को अस्वीकार कर दिया कि अधिगम के लिए यह जरूरी नहीं है, इन दोनों का होना कोई अनिवार्य नहीं है। तो आंख बंद करके आपको किसका उत्तर लिख देना है? एडविन गुथरी। तो पहला एक्साइटमेंट तो यहीं से क्रिएट हो जाता है कि यदि पुनर्बलन सीखने में जरूरी नहीं है, अनुक्रिया की पुनरावृत्ति सीखने में जरूरी नहीं है, तो फिर सिखाएंगे कैसे? व्यवहारवादी में कुछ तो नया आने वाला है। तो एक्साइटमेंट तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि दोस्तों कुछ न कुछ तो ये नया सिखाएगा कि ये पुनर्बलन के हट के बात करेगा, अनुक्रिया की पुनरावृत्ति से हट करके बात करेगा, कुछ न कुछ ये आपको नया बताने वाला है। तो बिल्कुल, है ना। तो आपको ये पूछ ले कि किसने अस्वीकार किया था, तो क्या बताओगे मेरे दोस्तों? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसने अस्वीकार किया था आपके पुनर्बलन और अनुक्रिया की पुनरावृत्ति को। क्लियर? अब देखिएगा, इसके प्रयोग को पढ़ते हैं।
यहां इसके दो प्रयोग आते हैं दोस्तों। पहला प्रयोग अपन पढ़ते हैं एक बार हार्टन के साथ वाला, मैं आपको बता देता हूं। पहला प्रयोग इनका पढ़ते हैं हार्टन के साथ वाला, ध्यान रखिएगा। इसने दो प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग जो किया था वो किसके साथ में मिलकर के किया था, एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था हार्टन और प्लस गुथरी, इन दोनों ने मिलकर के ये प्रयोग किया। इसका स्वतंत्र प्रयोग ये नहीं था, इसके साथ में एक और मनोवैज्ञानिक का भी नाम आपको जोड़ के रखना है। एक कौन था, हार्टन, और एक कौन था, गुथरी। तो हार्टन के साथ मिलकर के गुथरी ने ये क्या किया था, प्रयोग किया था। अब प्रयोग के अंदर क्या किया तो समझिएगा। प्रयोग के अंदर क्या किया दोस्तों कि ये एक प्रकार का एक ग्राउंड था। ये क्या था, एक प्रकार का ग्राउंड था, आप ये मान लीजिए ग्राउंड था। इसके बीच में इसने क्या लगा दिया, एक पोल लगा दिया। इसके बीच में क्या लगा दिया, इसने एक पोल लगा दिया, एक खंबा लगा दिया। अब खंबे के इस तरफ तो खड़ी कर दी उसने बिल्ली को, और खंबे के इस तरफ है आपका भोजन, यानी कि बिल्ली और भोजन के बीच में केवल और केवल क्या है, एक पिलर लगा हुआ है, एक ब्रेकर लगा हुआ है। अब सिस्टम क्या है समझिएगा। बिल्ली जैसे ही इस पिलर को टच करेगी, यहां से दरवाजा खुल जाएगा और बिल्ली किसको प्राप्त कर लेगी, भोजन को प्राप्त कर लेगी। ये इनके एक्सपेरिमेंट का एक कंसेप्ट था जो इन्होंने क्रिएट किया था। किस किस ने क्रिएट किया था तो ध्यान रखना, दो लोगों ने मिलकर के क्रिएट किया था, हार्टन ने, और दूसरा इसके साथ में कौन था मेरे दोस्तों, गुथरी इसके साथ में मिला हुआ था। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिएगा होता ही क्या है कि बिल्ली को यहां पे थोड़ी देर बाद भूख लगती है और बिल्ली यहां पे आती है और भूख लगने के बाद में वो क्या करती है, इस पिलर को टच करती है। जैसे ही इस पिलर को टच करती है तो यहां पे जो दरवाजा बना हुआ है वो दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली किसको प्राप्त कर लेती है, भोजन को प्राप्त कर लेती है। अब यहीं पे एडविन गुथरी का ये कहना था कि बताओ इसके अंदर बिल्ली ने कहां गलत अनुक्रियाएं की, कुछ भी नहीं की, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। अगले दिन बिल्ली को वापस यहां पे पैक किया तो बिल्ली क्या करती है, अगले दिन वापस पोल को टच करती है, दरवाजा खुलता है और भोजन को कर लेती है। यानी कि एडविन गुथरी और हार्टन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते वक्त इस चीज को क्लियर कर दिया था कि न तो यहां पे कोई गलत अनुक्रिया करेगी, न कुछ करेगी, पोल को टच करी और सीधा किसको प्राप्त कर रही है, भोजन को प्राप्त करी। यदि पोल को टच करने के बाद उसको भोजन को प्राप्ति नहीं हो रही है तो बिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगले दिन वो फिर पोल को टच कर जा रही है। मतलब पुनर्बलन की कोई भूमिका ही नहीं है, उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसने एक चीज, इसी का नाम दिया इसने एकल प्रयास। इसने क्या नाम दिया दोस्तों, एक नियम दिया था, उस नियम का नाम क्या है दोस्तों, एकल प्रयास का नियम। यानी कि इसके अनुसार व्यक्ति एक ही प्रयास में सीख जाता है, एक से अधिक प्रयास करने की इसको आवश्यकता नहीं होती है। बिल्ली ने एक ही बार में पोल को टच करना सीख लिया और भोजन को क्या कर लिया दोस्तों, प्राप्त कर लिया। तो पहला नियम दिया इसने एकल प्रयास का नियम, कि अधिगम करने वाला व्यक्ति एक ही प्रयास के अंदर सीख जाता है, एडविन गुथरी ने दिया था। फिर इसने क्या किया कि बिल्ली जो थी वो क्या करती कि रोज अपने तरीके को बदल देती। तरीके को बदलने का मतलब क्या हो गया समझिए, कि मान लीजिए कि पहले दिन बिल्ली ने इसको मुंह टच किया और फिर दरवाजा खुला, तो अगले दिन बिल्ली ने पूंछ टच की उसके, फिर ये जो पोल का दरवाजा खुला, उसके अगले दिन पीठ टच की है ना, उसके अगले दिन पांव टच किए। मतलब हर दिन उस पिलर के अपने अलग अलग बॉडी के पार्ट को क्या कर रही थी, टच कर रही थी, उसके बाद भी पोल खुल रहा था। तो यहां पे इसका मतलब ये हो गया कि नवीनता का नियम, कि प्राणी यदि दूसरे दिन भी वैसी की वैसी क्रिया दोहराता है तो कुछ नया सीखेगा, वाव को वो चीज नहीं सीखेगा। बिल्ली ने मुंह से खोला तो जरूरी नहीं है कि उसने मुंह को टच किया, उसने क्या किया, पूंछ को टच करके देखा इससे खुलती कि नहीं खुलती है। तो बिल्ली ने एक नई चीज सीख ली कि केवल मुंह से ही दरवाजा नहीं खुलता बल्कि पूंछ से भी दरवाजा क्या है दोस्तों, खुला जा सकता है। बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, नया सीख। अब इसमें क्या, ये गणित का टीचर था तो अपना दिमाग लगाएगा ही लगेगा। आप एक गणित के सवाल को सोल्व करो है ना, एक तरीके से सोल्व कर दिया, कल वापस यदि आप उस सवाल को सोल्व करोगे तो एक चीज नहीं सीख जाओगे, इसको ऐसे नहीं ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है। तो इसने दूसरा जो नियम दिया था वो कौन सा नियम दिया था दोस्तों, नवीनता का नियम। भाई कौन सा नियम दिया था दोस्तों, नवीनता का नियम, कि प्राणी यदि एक से दूसरी बार यदि कोई व्यक्ति अधिगम कर रहा है या उसी चीज को वापस दोहरा रहा है, अनुक्रिया की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अगर वो पुनरावृत्ति कर रहा है तो नया सीख रहा है, तो इसने कहा नवीनता का नियम है, पुनरावृत्ति को तो इसने अस्वीकार कर लिया। तो दो नियम हो गए, एक एकल प्रयास का नियम हो गया और दूसरा कौन सा हो गया आपके, नवीनता का नियम। एक ध्यान रखना, एक चीज ने उसने और बताई थी, वो क्या बताई थी कि भाई आपका अधिगम निर्भर किस चीज के ऊपर करेगा, कि आप लर्निंग कर रहे हो, आप सीख रहे हो, ये चीज निर्भर किसके ऊपर करेगा, तो ये कहते हैं कि निर्भर करेगा समीपता के ऊपर। भाई किसके ऊपर निर्भर करेगा, समीपता, कि आपका जो ये उद्दीपक है और आपका ये अनुक्रिया करने वाला है, इन दोनों के बीच में निकटता कितनी है। यदि निकटता कम होगी तो अधिगम तेज होगा और निकटता अधिक होगी तो अधिगम नहीं होगा। अब यहाँ पे बिल्ली और भोजन के बीच में क्या है, केवल एक पिलर है, तो मतलब निकटता क्या है, बहुत अधिक है। तो निकटता यदि कम है तो अधिगम तीव्र होगा, निकटता अगर कम अधिक है
तो आपके दूरियां अगर अधिक है तो अधिगम नहीं हो पाएगा। तो इसने इसका नाम दिया था समीपता का नियम। क्या नियम दिया था दोस्तों? समीपता का नियम। समीपता का नियम क्या कहता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में यदि समीपता अधिक है, निकटता अधिक है, तो प्राणी अधिगम तीव्र गति से करेगा, और यदि इनके बीच में निकटता नहीं है, यदि इनके बीच में समीपता नहीं है, तो अधिगम करने की गति भी क्या रहेगी? कम रहेगी। यह आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। पहला प्रयोग किया था हार्टन के साथ मिलकर के गुथरी ने, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, और वहां पे इसने 3 नियम का निर्धारण किया था। इसके अंदर की कोई बात आपको नहीं निकली है, केवल ध्यान रखना है। एकल प्रयास का मतलब एक ही प्रयास में सीखेगा। नवीनता का नियम, यदि दूसरी बार में वैसी क्रिया करेगा तो कुछ नया सीखेगा। समीपता का मतलब क्या हो गया? उद्दीपक और अनुक्रिया अगर निकट होंगे तो अधिगम जल्दी से होगा, बाकी अधिगम नहीं हो पाएगा। ये 3 नियम इसने अपने दिए थे। तो ये तो था हार्टन के साथ मिलकर के किया जाने वाला प्रयोग। क्लियर, समझ में आ गया? बहुत छोटा सा प्रयोग है, कोई बड़ा प्रयोग नहीं है, कोई इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये इसके 3 प्रयोग पढ़ने अपन ने अभी तक इसका पहला प्रयोग पढ़ा है। तो पहले प्रयोग के अंदर 3 नियम ध्यान रखने। ये 3 नियम केवल गुथरी ने नहीं दिए बल्कि हार्टन ने भी दिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हार्टन और गुथरी दोनों ने मिलकर के इस प्रयोग का क्या किया था? निष्पादन किया था। तो इसका मतलब ये जो नियम होंगे वो किसके गिनाएंगे? आपके इन दोनों के ये नियम गिने जाएंगे। ये आपको क्या रखना है? इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। समझ में आ रहा ना? आज तो जोश बराबर है ना? कल कह रहे थे कि कम पढ़ाओ लेकिन सर जोश नहीं था। एक बच्चे ने बढ़िया कमेंट किया और मुझे बहुत प्यारा लगा कि उसने बड़ा सत्य बोल दिया कि सर समझ में तो सब कुछ आ गया, लेकिन वो रोज वाला जोश नहीं दिखा क्लास के अंदर जो आपके अंदर होता है। तो आज आपको वापस एनर्जी के साथ में वापस लेकर के, वो मौसम भी ऐसा चल रहा है, देखो है ना, कुछ मोटिवेशन भी आ जाता है कभी कभी। तो हम तो खैर साइकोलॉजी पढ़ाते हैं तो वापस अपने आप को रेडी कर लेते हैं कैसे भी करके, ज़्यादा दिन तक इसके अंदर रहते नहीं है तो हो जाता है। तो व्यवहारिक जीवन है, सबके साथ में समस्याएं होती है, तो एक निकलने में वापस प्रॉपर होने में क्या लगता है भाई? समय लग ही जाता है। तो कल की क्लास की गलती को मैं स्वीकार करता हूं कि वाकई में पढ़ाया तो कंटेंट तो पूरा दिया है, कुछ नहीं काटा मैंने, लेकिन हाँ इस बात की सत्यता है कि एनर्जी और पावर जो डेली होना चाहिए था वो कल की क्लास के अंदर नहीं था। मैं बड़ा लेजी टाइप से पढ़ा रहा था, जो जिस टाइप का मेरा व्यक्तित्व भी नहीं है उसके विपरीत में पढ़ा रहा था। कोई बात नहीं, आज तो जो उसके अंदर है। तो ये आपको प्रयोग पूरा का पूरा क्या आ गया होगा मेरे दोस्तों? समझ में आ गया होगा। ये तो इसने क्या, अब देखो एडविन गुथरी का दिमाग चला। गणित वाले लोग अपना दिमाग एक्स्ट्रा चलाते हैं। एडविन गुथरी का दिमाग चला। एडविन गुथरी ने यह सोचा कि यार ये प्रयोग मैंने हार्टन के साथ में मिलकर के किया तो पूरी प्रसिद्धि मुझे थोड़ी मिली, थोड़ी तो हार्टन को भी मिली होगी। भाई अगर दोनों ने मिलकर के काम किया है तो इसका मतलब सारा का सारा जो चीजें हैं वो आपके हार्टन भी तो उसमें क्या होगा? भागीदार होगा। सारी की सारी चीजें इसको तो नहीं मिली होगी। तो ये इसके समय में क्या हो जाता है दोस्तों? दिमाग में घूमता है और ये क्या करता है कि अलग से एक सिद्धांत का और निर्माण करता है। ये तो हार्टन के साथ मिलकर के कर लिया। एक अलग से एक सिद्धांत और देता है जिसका सामान्य तौर पर नाम आ जाता है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। समीपता की सिद्धांत की जगह पे एक सिद्धांत इसने और दिया जिसका क्या नाम है? प्रतिस्थापन का सिद्धांत। यह सिद्धांत अकेले एडविन गुथरी ने दिया है, एडविन गुथरी ने दिया है। इसके साथ में अन्यत्र कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था। यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे इस प्रयोग को पढ़ते, बड़ा अच्छा प्रयोग है, बड़ा मजेदार प्रयोग है ये। एडविन गुथरी ने कहा कि मैं अलग से प्रयोग करूंगा क्योंकि मुझे अलग से प्रसिद्धि चाहिए, मैं अब किसी प्रसिद्धि में भागीदारी नहीं बनना चाहता, मुझे अपना अलग भी तो कुछ रुतबा बनाना है। तो वो उसने क्या किया? अपना एक दिमाग लगाया और प्रतिस्थापन का एक सिद्धांत दिया। अब सिद्धांत में उसने प्रयोग क्या किया तो इसके अंदर समझिएगा। उस सिद्धांत की यदि अपन बात करें दोस्तों तो उस सिद्धांत के अंदर इसने 2 चीजें ली। एक तो लिया, पीटर नाम का एक लड़का था जिसकी आयु 2 से 2.5 वर्ष थी, है ना। 2 से 2.5 वर्ष से जो पीटर नाम का क्या था दोस्तों? पीटर जो कि क्या था? एक बालक था जिसकी आयु क्या थी दोस्तों? तो जिसकी आयु थी 2 से लेकर के 2.5 वर्ष तक उसकी क्या थी? आपकी आयु थी। एक महिला थी जिसका नाम था जोन्स। महिला का क्या नाम था? जोन्स। ये अधेड़ महिला थी। भाई कौन महिला थी दोस्तों? जोन्स कौन थी? एक अधेड़ महिला थी। अधेड़ महिला का मतलब समझते हो ना? जो प्रौढ़ा अवस्था के अंदर एंटर कर गए हैं, जो प्रौढ़ा अवस्था के अंदर चल रहा है, वो सब अधेड़ आयु के कहलाते हैं। अधेड़ महिला को अपन सिंपल भाषा में कह सकते हैं आंटी, है ना। जिसको आप आंटी कहते हो वो सब कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगी? अधेड़ महिला में। तो आप सब अगर है ना 25 वर्ष के ऊपर पार कर चुके हो, 22-23 वर्ष को क्रॉस कर चुके हो, प्रौढ़ा अवस्था में आ गए हो ना, तो कोई भी आपको अंकल कहें, कोई भी आपको आंटी कहें, तो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वास्तविकता में आप अंकल और आंटी की भूमिका में ही चल रहे हो। क्योंकि प्रौढ़ा अवस्था का मतलब होता है अधेड़ आयु। तो हम अधेड़ आयु के अंदर अगर प्रवेश कर चुके हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई अपन को अंकल कहे या आंटी कहे, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जोन्स नाम की एक महिला थी जो अधेड़ महिला थी, एक आंटी थी। अब इस प्रयोग को देखिए कि यह प्रयोग कैसे काम करता है।
अब यहां पे क्या था, इस प्रयोग को पूरा समझिएगा, बड़ा आनंदित प्रयोग है। ये मान लीजिए कि यहां पे कोई पीटर नाम का लड़का है, ठीक है, ये कोई पीटर है ना। यहां पे आ रही है एक जॉन्स नाम की आंटी, है ना। कौन आ रही है दोस्तों? एक जॉन्स नाम की आंटी आती है। ये आपके जॉन्स है और ये आपके कौन है? पीटर है। अब संबंध क्या था इन दोनों के बीच में, समझिएगा। संबंध ये था कि जब भी ये जॉन्स नाम की आंटी इस पीटर के सामने आती ना, तो पीटर के चेहरे पे अचानक से क्या आ जाती? एक स्माइल आ जाती। इस जॉन्स आंटी को देखते ही पीटर क्या करने लगता? मुस्कुराने लगता। तो ये एक था। तो इसका मतलब ये एक उद्दीपक है। ये क्या है भाई? जॉन्स के, इस पीटर के लिए तो ये क्या है? एक उद्दीपक ही है। तो जैसे ये जॉन्स नाम की आंटी आपके इस पीटर के सामने उपस्थित होती है, तो पीटर के चेहरे पे एक प्यारी सी क्या आ जाती है? स्माइल आ जाती है। पीटर जो है मुस्कुराने लगता है। कई दिनों तक गुथरी ने ये प्रक्रिया चलने दी। अब चलने दी तो प्रक्रियाएं आगे बढ़ी तो होता क्या देखिएगा, जैसे जैसे ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ी, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ऐसा होता, जॉन्स आता, जॉन्स नजर आती, पीटर हंसता, जॉन्स नजर आती, पीटर हंसता। फिर एक दिन एडविन गुथरी ने क्या कर दिया कि इस जॉन्स की जगह पे खरगोश को रख दिया, कि जैसे ही जॉन्स के आने का टाइम था, उस टाइम पे इसको किसने प्रस्तुत कर दिया? खरगोश को प्रस्तुत कर दिया। मतलब आज जॉन्स आंटी को रहने दिया कि तुम मत जा पीटर के सामने, आज पीटर के सामने कौन जाएगा? खरगोश जाएगा। तो पीटर ने क्या किया पता है? इस खरगोश को देख के भी वो क्या करने लग गया? हंसने लग गया। या खरगोश को देख के भी वो क्या करने लग गया? मुस्कुराने लग गया। क्योंकि अब उद्दीपक कौन हो गया? आपके खरगोश हो गया। अब आप इस चीज को मानिएगा, इस चीज को समझिएगा। अब एडविन गुथरी ने यह काम किया। प्रयोग तो समझ में आ गया ना आपको? ये पीटर नाम का लड़का है, जोन्स नाम की आंटी को देख करके हंसता है। एक दिन जोन्स नाम की आंटी को है ना गुथरी गायब कर देता है, उसकी जगह पे किसको भेज देता है? खरगोश को। तो पीटर खरगोश को देख के भी हंसता है। अब इसने थ्योरी क्या दी समझिए। यह कहता है कि यदि कोई भी प्राणी एक बार किसी उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया करना सीख लेता है, फिर आप उस उद्दीपक की जगह पे यदि कोई दूसरा उद्दीपक भी प्रस्तुत कर दो ना, तब भी प्राणी के अंतर्गत या प्राणी की अनुक्रियाओं में विशेष अंतर नहीं आता है, वो वैसी ही अनुक्रिया करता है। यानी कि अब देखो, एक बार इस आंटी के प्रति इसने मुस्कुराना सीख लिया, तो अब उसके सामने खरगोश गया, फिर भी उसने क्या कर लिया? मुस्कुरा दिया। अब ये सिद्धांत आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या हो गया। तो जो आपको लग रहा है वो उस वक्त के मनोवैज्ञानिकों को भी लगा था, और ये सिद्धांत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है? मुझे एक चीज बताओ, कैसे पॉसिबल है कि एक कोई उद्दीपक जिसके प्रति हमने कोई क्रिया करना शुरू किया, हमने उस उद्दीपक के प्रति कोई क्रिया करना सीख लिया, अब उस उद्दीपक की जगह पे आप कोई दूसरा उद्दीपक रख रहे हो, मिलता जुलता भी नहीं रख रहे हो, पूरा दूसरा उद्दीपक मिलता जुलता रखें जैसे पावलोव ने रखा था वैसे, तो अपन को समझने में भी आएगा चलो साहचर्य स्थापित होगा और कर देगा। मिलता जुलता भी नहीं। खरगोश और आंटी में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। हो सकता है आंटी की जगह पे कोई लड़की आ जाती, कोई बुजुर्ग महिला आ जाती और उसको देख करके स्माइल करता, तो समझ में आता कि मिलते जुलते उद्दीपक है, तो साहचर्य स्थापित कर लिया होगा। अब यहां पे खरगोश और आंटी के बीच में कोई संबंध ही नहीं है, फिर भी एक जैसी क्रिया कैसे कर सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? अब उसको समझो कि एक कोई उद्दीपक है जिसके प्रति हमने कोई अनुक्रिया करना सीख लिया, अब इस उद्दीपक के जगह पे कोई नया उद्दीपक भी आ जाएगा, तभी अपन क्या करेंगे? वही अनुक्रिया करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? एक समझ, एक व्यवहारिक तौर पे आप इसको, एक उदाहरण के तौर पे आप इसको समझिएगा कि मान लीजिए कि आपने, आपके सामने यहां पे ये मैंने लिखा क, ये कोई उद्दीपक है क, आपने इसके प्रति अनुक्रिया करना शुरू कर दिया क क क, तो मैं अब यहां पे लिख रहा हूं ख, फिर भी आप कह रहे हो क। ये कैसे पॉसिबल है भाई? बदलेगी ना अनुक्रियाएं, तो कैसे होगी अगर उद्दीपक को बदलेंगे? तो ये इसका बड़ा विवादित सिद्धांत रहा था। ये ज्यादा सफर ही नहीं कर पाया था, ज्यादा लंबा नहीं चल पाया था और बड़ा फ्लॉप हुआ था। आप यूं भी कह सकते हो कि एडविन गुथरी की बहुत इंसल्ट जो है इस सिद्धांत से हुई थी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। कुछ भी ऐसा, किसी भी कंडीशन पर ऐसा नहीं हो सकता है कि एक उद्दीपक के प्रति आप कोई क्रिया करना सीखो और उद्दीपक बदल जाए और आप अनुक्रिया नहीं बदलो। ऐसा कैसे? एक व्यक्ति को आपने पापा कहना शुरू कर दिया, भाई एक व्यक्ति को आपने क्या कहना कि ये कोई आदमी है जिसको अपन क्या करें? पापा कह रहे, पापा हट गए, उसकी जगह पे कोई दूसरा जानवर आ रहा है, उसको भी अपन क्या कह रहे? पापा ही कह रहे। ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ व्यवहारिक क्रियाओं के साथ में हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी भी इसके साथ में नहीं। ये तो फिर एक ऐसा एक व्यवहारिक हो गया, एक नॉर्मल सी चीज हो गई कि आप मान लीजिए कि किसी भी एक लड़की को प्यार से कुछ भी आपका जो
प्रेम भरा शब्द है वो बोलना शुरू करते हो, वो लड़की हट जाती है और उसकी जगह पे कोई दूसरी महिला आकर के खड़ी हो जाती है, फिर भी आप वो की वो लाइन बोल दोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक औरत या एक महिला जिसको हमने पत्नी या अपनी लुगाई कहना शुरू किया, वो हट गया, उसकी जगह पे कोई दूसरा आ गया, उसी को भी अपन लुगाई किया जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, कोई लड़की आ रही है और कह दे तो समझ में भी आ सकता है, चलो साहचर्य स्थापित कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। कुछ भी जानवर आ रहा है फिर भी अपन कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। तो ये एडविन गुथरी का बड़ा असफल सिद्धांत रहा, इसकी ज्यादा वैल्यूज नहीं हुई। तो इस सिद्धांत की थ्योरी तो मैं लिखवा देता हूं, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न आपको ऐसा पूछ ले कि एडविन गुथरी ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, बिल्ली या खरगोश? तो ध्यान रखना, खरगोश आंसर सही होगा, बिल्ली आपका उत्तर सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिल्ली का प्रयोग उसने हार्टन के साथ मिलकर के किया था, अलग प्रयोग नहीं किया था। यदि वो हार्टन के साथ मिलकर के प्रयोग नहीं करता और अलग से करता तो मानते अपन। इसने अलग से जो प्रयोग किया था वो किसके ऊपर प्रयोग किया था दोस्तों? वो उसने प्रयोग किया था आपके खरगोश और जोन्स नाम की आंटी के ऊपर इसने ये प्रयोग किया था। बताओ, इसकी मूल थ्योरी अगर आपको लिखनी हो इस प्रतिस्थापन के सिद्धांत भी, तो क्या लिखोगे? यदि कोई प्राणी किसी उद्दीपक के प्रति कोई क्रिया करना सीख लेता है, तो उद्दीपक के बदल जाने पर भी अनुक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। बड़ा असफल सिद्धांत रहा, ये ज्यादा चल नहीं पाया था। अब देखो, एक गणित का इतना बड़ा विद्वान जिसने हार्टन के साथ मिलकर के इतना बढ़िया प्रयोग किया, एकल प्रयास, समीपता के नियम और आपके नवीनता के नियम जैसे नियमों का इसने उद्घाटन किया या नियमों का निर्माण किया, तो ऐसे बालकों के साथ में या ऐसे व्यक्ति के साथ में यह घटना घट जाए कि ये ऐसा सिद्धांत दे और सिद्धांत फ्लॉप हो जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। एडविन गुथरी पूरा का पूरा समाप्त हो चुका था। यूं देख ले, अपनी भाषा में बात के तो मुंह दिखाने लायक नहीं बताता कि कैसे मनोवैज्ञानिक या विशेषज्ञों के बीच में जाकर के बैठे, सब हंसते रहे, क्या सिद्धांत दिया गुथरी, क्या कह रहा है तू, है ना। तो ये मजाक उड़ाते थे लोग। कई बार तो लोगों ने ऐसा भी, आपस की आत्मकथा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, कई बार लोगों ने उसको ये कहा था जब इसने प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था कि तुम अपनी गणित को मनोविज्ञान में मत लगाया करो। गणित में ऐसा होता है ना, आप x की जगह पे 100 मान लोगे तब भी उत्तर सही आएगा, ये मनोविज्ञान में नहीं होता है भाई, ये पूरा अलग है। तो बहुत सारे लोग इसके अलग अलग टोन मार के बेचारे की इंसल्ट वगैरह करते थे, तो ये रहा था। तो एक तरीके से ये खत्म हो चुका था। अब खत्म हुआ इंसान यदि हताश होकर के, हार करके अपने घर के अंदर बैठ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। विद्वान तो विद्वान होते हैं और असली व्यक्ति वही है, मैं ये मानता हूं कि एक बुद्धिशाली व्यक्ति वही है, एक उत्तम व्यक्तित्व का व्यक्ति वही है जो सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद भी फिर से खड़ा होकर के उसको प्राप्त करने की इच्छा शक्ति रखता है। ये सबसे बड़ी चीज होती है। और एडविन गुथरी ने यही किया कि सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद भी वापस खड़ा हुआ कि नहीं, मैं फिर कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे जो हमारी कमी हुई है वो वापस उसको क्या किया जाए दोस्तों, सुधारा जाया जा सके। तो फिर इसने जाकर के दोस्तों एक संप्रत्यय का निर्माण किया जिसका नाम है आदत निर्माण का संप्रत्यय। एक संप्रत्यय, अंतिम चीज और ये पढ़ लो, इसकी काम आएगी कभी। आदत निर्माण का संप्रत्यय। तीसरे नंबर का काम क्या एडविन गुथरी ने क्या किया दोस्तों? आदत निर्माण के संप्रत्यय का इसने निर्माण किया। एडविन गुथरी ने क्या निर्माण किया दोस्तों? कि आदत निर्माण का संप्रत्यय। अब इसने आदत के ऊपर बात करी और आदत के ऊपर इसने एक चीज निकालना शुरू किया। इसने कहा कि हर व्यक्ति के व्यवहार में यदि कोई परिवर्तन आ रहा है और कोई व्यक्ति कोई चीज सीख रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उसके आदत में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब इनका यह मानना था कि आदतें दो तरीके की होती है, एक जो अच्छी आदतें होती है और एक क्या होती है दोस्तों, बुरी आदतें होती है। तो अच्छी आदतों को अपन अच्छी मानते हैं, बुरी आदतों को अपन बुरी मानते हैं, सामान्य सा लॉजिक है। लेकिन अपन इस चीज को समझते, इसने एक बड़ी प्यारी लाइन कही थी। इसके पूरे इस आदत के संप्रत्यय के अंदर कोई लाइन आपको समझनी हो तो बड़ी लाइन इसने यही कही थी और वो लाइन बड़ी प्यारी थी। वो क्या था दोस्तों कि एक बुरी आदत का त्याग करना भी एक अच्छी आदत का निर्माण है।
कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी एक बुरी आदत को त्याग रहा है ना, इसका मतलब वो अपने आप एक अच्छी आदत का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता, इसका मतलब बुरी आदत नहीं ना, उसके अंदर एक अच्छी आदत अपने आप विकसित हो जाएगी कि ये नशा नहीं करता है ना, अपने आप। कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता है, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू नहीं खाता है, तो इसका मतलब बुरी आदत नहीं है ना, तो एक अच्छी आदत अपने आप आ जाएगी कि ये जो है इस प्रकार का ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इनका ही कहने का ये कथन था कि बुरी आदत को त्यागना भी एक अच्छी आदत का निर्माण है। और ये कहते हैं कि प्रत्येक आदत का निर्माण किया जा सकता है, प्रत्येक बुरी आदतों को छुड़ाया जा सकता है। इस चीज को लेकर के इन्होंने आदतों का संप्रत्यय दिया था। और संप्रत्यय कितने दिए थे दोस्तों, 3 संप्रत्यय इसने दिए थे। पहला संप्रत्यय पढ़ते हैं अपन, दहली सीमा। पहला जो संप्रत्यय आया था उसका क्या नाम था, पहला संप्रत्यय इसने दिया था, वो क्या दिया था मेरे दोस्तों, पहला संप्रत्यय इसने दिया था दहली सीमा। अब दहली सीमा क्या चीज होती है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। दहली सीमा क्या होती है कि कोई भी उद्दीपक या किसी भी उद्दीपक के प्रति यदि हमें किसी भी उद्दीपक के द्वारा या किसी भी प्राणी के द्वारा जिस समय पर जो अनुक्रिया की जानी चाहिए, यदि वो उस प्रकार की अनुक्रिया नहीं कर रहा है तो उसको ऐसी अनुक्रिया कैसे कराई जाए। जैसे देखिएगा कि मान लीजिए कि एक 7वीं क्लास में कोई बच्चा आया है या 8वीं क्लास में कोई बच्चा आया है, 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा हिंदी की व्याकरण को समझ सकता है, उसको आप संधि पढ़ा रहे हो, उसको आप समास पढ़ा रहे हो, उसको आप प्रत्यय उपसर्ग वगैरह कुछ भी पढ़ा रहे हो और बच्चे को यह चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या सोचते हो कि 7वीं क्लास का बच्चा तो ऐसी अनुक्रिया कर लेना चाहिए था कि संधि समास समझ पाए, ये क्यों नहीं सीख पा रहा है। यदि उसके अंदर ये आदत नहीं बन पा रही है ना, तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, दहली सीमा। दहली सीमा का मतलब 0 से शुरू करो। घर की दहली जो होती है ना, एंट्रेंस, कि वापस उसको बाहर ले जाओ पूरा का पूरा और फिर अंदर डाल कर लेकर के आओ, 0 से उसको शुरू करो, वापस लेकर के जाओ, उसको स्वर सिखाओ, व्यंजन सिखाओ, वर्णमाला सिखाओ, फिर वापस व्याकरण पे लेकर के आओ, तो वो क्या करेगा, सीखना शुरू कर देगा। यदि कोई प्राणी किसी उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया नहीं कर रहा है तो इसका सिंपल सा तरीका है कि उद्दीपक की तीव्रता को कम कर दो। यदि बच्चे को संधि समझ में नहीं आ रही तो उद्दीपक बड़ा तीव्र है, इसकी तीव्रता को कम करो, उसको वर्णमाला सिखाओ, है ना, उसको स्वर व्यंजन का ज्ञान दो, है ना, उसको अक्षर और शब्द में अंतर बताओ, फिर धीरे धीरे ऊपर लेकर के जाओ, वो बच्चा संधि सीख जाएगा। इसका नाम है दहली सीमा। कि अच्छी आदत का निर्माण करने का सही तरीका है कि कोई भी प्राणी यदि किसी उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया नहीं कर रहा है तो उद्दीपक की तीव्रता को कम कर दिया जाए। इसका एक बड़ा पॉपुलर उदाहरण है जो काफी प्रसिद्ध हो चुका है और काफी लोग देते हैं, तो मैं वैसा उदाहरण भी आपको मैं दे सकता हूं कि किस तरीके से इसे कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए छोटी छोटी टुकड़े टुकड़े में आदत का निर्माण किया जाए। कि मान लीजिए कि कोई इसने उदाहरण दिया था, स्वयं गुथरी का ही ये प्रेजेंटिंग उदाहरण है जो काफी पॉपुलर है। उसने उदाहरण दिया था कि एक घोड़ा है जो अस्तबल में लाया गया, घोड़ा युवा हो गया, जवान हो गया। अब घोड़े की प्रकृति है कि जवान होने के बाद वो लोगों को सवारी कराएगा, लेकिन जब उस घोड़े के ऊपर किसी एक व्यक्ति को बिठाया गया तो घोड़ा चारों पांवों के ऊपर कूदा और व्यक्ति को नीचे गिरा दिया। उसने अनुचित व्यवहार किया। अनुक्रिया तो क्या थी, उस घोड़े के ऊपर सवारी होनी चाहिए थी, उसने सवारी नहीं करने दी। तो ऐसे कंडीशन में अब क्या किया जाए, इसका मतलब उद्दीपक की तीव्रता अधिक है। तो अब एडविन गुथरी ने क्या किया कि सिंपल लॉजिक लगाया कि पहले सीधे व्यक्ति को नहीं बिठाया, उस घोड़े के ऊपर एक कंबल डाल दी, एक चद्दर डाल दी, उस चद्दर को 5 दिन तक रहने दिया, उस चद्दर की उस घोड़े को क्या हो गई, आदत हो गई। फिर उसके ऊपर एक और बिस्तर डाल दिया, उसको 8-10 दिन तक और रहने दिया, फिर उसको धीरे धीरे उस बिस्तर की भी क्या हो गई, आदत हो गई। फिर जो बैठने के आता है ना घोड़े का, वो रखा उसके ऊपर, फिर घोड़े को उसकी आदत होने दी, फिर उसके ऊपर एक हल्का सा 5-10-15 किलो का पत्थर रखा, फिर उसकी आदत होने दी। ऐसे करते धीरे 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 एक दिन जाकर के व्यक्ति को उसके ऊपर बिठाया। अब घोड़ा उसको आराम से सवारी करा रहा है। अब वो घोड़ा न कूद रहा है न उसको नीचे गिरा रहा है। इसके पीछे कारण क्या था कि पहले ही दिन सीधा आदमी बैठा था, उद्दीपक की तीव्रता इतनी तेज थी, घोड़ा घबरा गया और इसको नीचे गिरा दिया। फिर उसको धीरे धीरे आदत बनाई, 0 से शुरू कराया, दहली से शुरू कराया और उस व्यक्ति को धीरे धीरे वहां तक लेकर के चले गए। यानी कि कभी भी कोई भी प्राणी यदि अनुचित क्रिया करता है तो इसका उसको अगर उचित क्रिया करवानी है तो एक मात्र माध्यम है कि उद्दीपक की तीव्रता को कम कर दो। यदि किसी बच्चे को आपने 2 घंटे 3 घंटे तक पढ़ाया और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो 0 से शुरू करो और धीरे धीरे उसको पढ़ाओ, तो वो व्यक्ति अपने आप क्या करेगा, समझने लग जाएगा। उसके अंदर एक आदत का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। क्योंकि पहले दिन यदि आप सीधी दोगे तो उसकी तीव्रता कभी भी ये चीज सहन नहीं कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दहली सीमा का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, दहली सीमा का मतलब क्या होता है, अनुचित क्रिया करने पर,
उद्दीपक की तीव्रता को कम करके देहली या शून्य से देहली या शून्य से क्रिया करवाने पर प्राणी में आदत विकसित हो जाती है, आदत विकसित हो जाती हैं और प्राणी सही अनुक्रिया करने लग जाता है, और प्राणी सही अनुक्रिया करने लग जाता है। यह हो गई आपका पहले आदत का निर्माण, जिसका क्या नाम था, देहली सीमा। दूसरा संप्रत्यय इसने दिया थकान। थकान क्या चीज है, इसको समझिएगा। इन्होंने कहा कि यदि किसी प्राणी के अंदर किसी उद्दीपक को लेकर के कोई अनुचित क्रिया या किसी गलत आदत का निर्माण हो गया है, और यह आदत यदि आप उसको छुड़वाना चाहते हो, तो उसका तरीका है कि उस आदत को बार बार रिवाइज करो, जिसकी वजह से उसको थकान महसूस हो जाए। कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कोई गलत आदत विकसित हो गई, अब उस गलत आदत को छुड़वानी है, तो उसको कम करने का प्रयास मत करो, बल्कि उस गलत आदत को तीव्रता से उसके अंदर डालो कि व्यक्ति उसको घबरा के छोड़ दे कि मुझे अब जो है ये काम नहीं करना है। जैसे किसी बच्चे के अंदर मोबाइल देखने की आदत विकसित हो गई, वो बार बार मोबाइल देखता है, उससे हाथ से छीनो मत। मोबाइल देख रहा है, वो थक करके साइड में रख के थप्पड़ रख, देख मोबाइल देखना पड़ेगा तुझे, मोबाइल देख, वापस हाथ में दो। वो 5-7 मिनट वापस दे, वो थक करके फोन साइड में रख के वापस थप्पड़ मार, देख फोन देखना पड़ेगा तुझे, बार बार उसके हाथ में दो। फिर बच्चा एक दिन घबरा करके रो करके लगेगा मुझे ये देखने नहीं है, इसको हटा दो। ये थकान का अनुभव है। इसने एक उदाहरण दिया था, इसमें क्या था कि एक लड़की थी जिसको एक बड़ी आदत हो गई थी कि वो किचन में जाती, माचिस की तिल्ली को उठाती, उसको जलाती और तिल्ली को जलती हुई देखती, जब तक वो तिल्ली पूरी बुझ नहीं जाती उसको देखती रहती, फिर नीचे गिरा देती, फिर वापस तिल्ली को जलाती, फिर उसको देखती। उसके अंदर इस प्रकार की एक आदत आ गई थी। तो एडविन गुथरी ने कहा कि यह आदत मैं छुड़वा सकता हूं। तो लड़की मम्मी ने कहा कि कैसा छुड़वा सकते, कि तरीका है। अगले दिन एडविन गुथरी उसके पास में 2 बैग भर के माचिसों का डिब्बा लेकर के गया, है ना। जाकर के माचिसों के डब्बे उस लड़की के सामने गिराए और बोला बेटा तू जितनी जला सकती है उतनी जला। लड़की ने 1 डिब्बी जलाई, 2 जलाई, 3 जलाई, थक करके आई, वापस एडविन गुथरी पकड़ के लेके गए, कहां जा रही है, यहां बैठ जला। वापस उसने तुली जलाई, 2-3 डिब्बी जलाई, थकी, वापस उठने लगी, वापस एडविन गुथरी ने पकड़ करके बिठाया, जला। 2-3 दिन तक उसको परेशान किया, फिर एक दिन खुद ने उसने माचिसों को बिखेर दी, मुझे नहीं जलाना है, छोड़ो, मुझे चाहिए आदत। अपने आप वो थक करके घबरा करके उस आदत को क्या करके गई, छोड़ के चली गई। यानी कि यदि अनुचित अनुक्रिया को छुड़ाकर या गलत आदतों का त्याग करवाकर सही आदतों को लेकर के जाना है, तो गलत आदतों की पुनरावृत्ति अगर आप अधिक से ज्यादा करवाओगे तो वो व्यक्ति उसमें थकान अनुभव करेगा और उसकी आदत में वैसे परिवर्तन हो जाएगा। अब ये चीज कुछ जगह पर तो सही है और कुछ जगह पर क्या है मेरे दोस्तों, गलत है। इस चीज को अपन कुछ जगह पर तो क्या मानेंगे, है ना, दोहराने पर, और कुछ चीज को अपन क्या मानेंगे दोस्तों, गलत है। यह आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिएगा, है ना, कुछ जगह पे कहीं, जैसे मान लीजिए कि शराब, अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि शराब पीने वाले लोग हैं, तो वो शराब पिएगा तो उसको क्या करोगे कि शराब पिएगा तो आप उसको अगर शराब पे शराब देते रहोगे तो और मस्तगुल होता जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, गुटके वाले को और गुटका दो मस्तगुल, ऐसा नहीं। गुटका छुड़वाना है ना, तरीका है। कैसे तरीका है, किसी व्यक्ति ने गुटखा खाया, वो 5-10 मिनट मुंह रखेगा, उसके अंदर जितना भी वो जो भी उसका लिक्विड फॉर्म होता है उसको बाहर गिराएगा, फिर उसको थूकेगा और पानी से कुल्ला करेगा। जैसे कुल्ला किया दूसरा गुटका भर दो मुंह में, जैसे कुल्ला किया वापस गुटका भर दो, उसका मुंह गुटके से खाली नहीं रहना चाहिए। 3 दिन तक ऐसा करो, वो व्यक्ति घबरा करके उस गुटके को छोड़ो, मुझे तो अब नहीं खाना है, इसको साइड में कर दो, है ना, अपने आप। तो ये थकान का मतलब ये होता है कि बुरी आदतों को छुड़ाने का ये एक तरीका है। अब ये शिक्षा के अभ्यास में ये चीज है, अन्यत्र नहीं ले सकते। कुछ कुछ जगह पर ये सही भी है, कुछ कुछ जगह पर ये क्या है दोस्तों, गलत भी है। कुछ जगह पे अच्छी आदतों का निर्माण हो जाता है, किस जगह किसी बच्चे की आदत पड़ गया कि वो पेज को फाड़ता है पूरी मुट्ठी में बंद करके फिर उसके ऊपर फेंकता है। अब उसको दंड मत दो, उसको 100-200 रजिस्टर ले जाकर दो, फाड़ और फेंक। कितना फेंक सकता है तू, वो एक टाइम पर थक जाएगा कि अब मुझे नहीं करना है, इसको लेकर के चले जाओ, मन भर जाता है। ये गाने के साथ में भी होता है। इसको आपने सिंपली एक तरीका देखा होगा, कोई गाना अपन पहली बार सुनते और अपन को बड़ा प्यारा लगता है वो गाना, और उस गाने को अपन एक बार सुनते, एक दिन में अच्छा लगा, दूसरे दिन सुना अच्छा लगा, कभी कभी वो एक गाने को अपन ने दिन में 10 से 15 बार सुन लिया, दूसरी बार भी 10 से 15 बार सुन लिया, फिर महीने 2-3 महीने तक उस गाने को सुनने की इच्छा ही नहीं होती, और कभी कान में आ भी जाए तो 1-2 लाइनें सुन के हटा देते हैं, चलो नहीं सुननी। तो इसके पीछे कारण है कि हमने उस आदत को, उस चीज को इतनी बार दोहराया कि अब हमें
हमें वहां से थकान का अनुभव होने लगा है। ये रियल लाइफ में भी है। किसी चीजों के साथ यदि आप आवश्यकता से ज्यादा अंतः क्रिया कर देते हो तो एक समय के बाद में आपको थकान आ जाती है। ये मान करके चलिएगा। कभी कभी इस चीज को, इस एडविन गुथरी को रखिएगा, किसी भी अपोजिट जेंडर के साथ में या किसी भी आपके लवर्स या जिसके साथ में भी कैचअप वगैरह चल रहा होगा उनके साथ में आप बातचीत करते हो तो पहले ही दिन जैसे ही आप हल्के फुल्के अट्रैक्ट होते हो और बातचीत शुरू करते हो तो पहले दिन में आपने 8-10 घंटे तक कॉल पे मैसेज पे चपा चपे बातें कर ली। 2 दिन 3 दिन 5 दिन, एक 7-8 दिन बाद थकान महसूस होने लगेगी और दोनों अपने आप अलग हो जाओगे, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा अनुक्रियाएं होगी तो दूरियां बननी तय है। लिमिट तक चलेगी तो थकान अनुभव नहीं होगी। ये तो एडविन गुथरी कहना चाह रहा है कि किसी भी आदत की यदि बार बार पुनरावृत्ति करोगे तो एक दिन आप थक जाओगे उससे। लिमिट में करोगे तो वो क्या रहेगी, बनी हुई रहेगी। इसीलिए हर चीज के बीच में एक बैलेंस होना क्या है, जरूरी है। अति हमेशा खराब होती है। ये लाइन आपने सुनी ना, ये एडविन गुथरी की वहीं से बनी है। तो थकान का मतलब क्या होता है, गलत आदतों को बार बार दोहराई जाएं तो प्राणी थककर उसका त्याग कर देता है। उसका त्याग कर देता है, उसका त्याग कर देता है। क्लियर दोस्तों, ये चीज भी आपको समझ में आ गई। तो 2 संप्रत्यय हो गए। अंतिम संप्रत्यय एक और आता है जिसका नाम है असंगत उद्दीपक। असंगत उद्दीपक। अब ये चीज क्या होती है समझिएगा। असंगत उद्दीपक क्या होता है या असंगत उद्दीपक किसे कहते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसे अवांछित उद्दीपक आ जाते हैं या कुछ ऐसी अवांछित उद्दीपक ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें क्रियाएं करने में दिक्कत हो जाती है। अवांछित उद्दीपक का मतलब नहीं चाहते हुए भी हमारी जिंदगी में आ जाने वाली चीजों को अपन क्या कहते हैं, अवांछित कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बड़े सुखी सुखी रह रहे हो, आराम से घूम रहे हो, अचानक से जीवन में दुख आन पड़ा। तो ये दुख आप लेकर के थोड़ी आए, अब तो चाहते नहीं थे जीवन में दुख आए, लेकिन फिर भी दुख आ गया, तो ये अवांछित उद्दीपक है। तो कभी कभी हमारे जीवन में अवांछित उद्दीपक इतने आ जाते हैं कि हमारे वांछित उद्दीपक के प्रति हम क्रिया करना ही बंद कर देते हैं। जैसे देखिएगा, अवांछित उद्दीपक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि सड़क के किनारे अपना घर है, सड़क के किनारे अपना घर है, हम रात को जैसे सोने जाते और तेज टरके निकल रही है, उनके बनाबन हॉर्न के आवाज आ रहे हैं और हमारे कानों में गूंज रहे हैं और हमें उससे नींद ही नहीं आ रही, बड़ा चिड़चिड़ापन जो है महसूस हो रहा है ना, बड़ी दिक्कत आ रही है उन आवाजों से। तो अब क्या करेंगे, ट्रकों को तो आप बंद नहीं कर सकते हो, ये तो अवांछित उद्दीपक के आ गए। सड़क तो आप बंद नहीं करवा सकते हो, मकान भी दूसरी जगह नहीं बनवा सकते, तो क्या करोगे। तो इसका एक तरीका है, जब आपको यह लगे कि अवांछित उद्दीपक अपनी तीव्रता अधिक दिखा रहा है तब प्राणी के सामने एक वांछित उद्दीपक प्रस्तुत कर देना चाहिए, यानी कि उसका प्रियतम उद्दीपक उसके सामने प्रस्तुत कर दो तो अवांछित उद्दीपक की तीव्रता कम हो जाएगी। जैसे देखिएगा कि किसी व्यक्ति को मूवी देखने का बड़ा शौक है टीवी के अंदर, तो आप क्या करो कि रोड के किनारे भले ही घर हो, आप टीवी चला दो, उसके अंदर मूवी लगा दी। अब आपका पूरा कंसंट्रेट उस मूवी के अंदर है, बाहर कितनी भी गाड़ियां आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कंसंट्रेट किसमें कर रहे हो, टीवी में। देखते 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 आपको नींद आ जाएगी, देखते 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 आपको नींद आ जाएगी। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन महीने, फिर आपको आदत हो जाएगी। घर पे आओगे, रिमोट उठाओगे, टीवी चालू करोगे, खाना खाते खाते टीवी देखते 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 क्या आ जाएगी, आपको नींद आ जाएगी। उन ट्रकों वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगी। यानी कि उस ट्रक या बसों की जो आवाज आ रही थी उनकी तीव्रता को कम करने के लिए हमने टीवी को प्रस्तुत करना पड़ा, तब जाकर के प्राणी क्या हो पाया, संतुलित हो पाया। तो जब हमारे सामने कोई अवांछित उद्दीपक आ जाता है तो अवांछित उद्दीपक की तीव्रता को कम करने के लिए हमें प्राणी के सामने एक वांछित उद्दीपक को प्रस्तुत करना पड़ता है, जिससे उसकी कमी क्या हो जाए दोस्तों, दूर हो जाए। ये बहुत जरूरी है। जैसे देखिएगा, कोई व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हो गया, कोई बड़ा डिप्रेशन में चल रहा है, तनाव में चल रहा है, टेंशन में चल रहा है, या उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया, मरने जैसी स्थिति में आ गया, उसके सामने उस व्यक्ति को ले जाकर के खड़ा कर दो जो उसका सबसे ज्यादा प्रिय हो, तुरंत उसके चेहरे पर क्या आ जाएगी, स्माइल आ जाएगी तुरंत उसके समय में। जैसे आप देखिएगा, आपके पिताजी आपको पकड़ करके किसी की शादी में लेकर के चले गए कि नहीं रिश्तेदार है, चलना पड़ेगा, आपका मन नहीं था, अवांछित उद्दीपक आ गया, शादी में आ गए, अब आपको चिड़चिड़ा हो रहा है, कहां आ गए, कौन लोग हैं, मैं जानते नहीं हूं कि पिताजी फ्री होंगे, कब चलेंगे, बड़े दुखी हो रहा है, अवांछित उद्दीपक है, अनुक्रिया कर ही नहीं पा रहे हो। तब अचानक से वो शख्स आ जाए, है ना, जिसको आपकी आंखें देखना चाह रही थी, तुरंत आप एक्टिव हो जाएंगे। अब पिताजी 4 घंटे और भी रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वांछित उद्दीपक जैसे आया और अवांछित उद्दीपक का प्रभाव अपने आप क्या हो गया,
समाप्त हो गया। ये होता है आपके असंगत उद्दीपक। जैसे किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कि वो कुछ बच्चा पढ़ना चाह रहा है लेकिन पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है, तो अवांछित उद्दीपक है। तो आप क्या करो, उसकी पसंदीदा किताबें उसको ले जाकर के, उसको क्या पढ़ना पसंद है, जो पसंद है वो पढ़ाओ। तो धीरे धीरे पढ़ते 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 व्यक्ति उस चीज के ऊपर भी आ जाएगा जो उसको क्या करना है, पढ़ना है। तो ये आपको चीज समझ में आ गई होगी कि असंगत उद्दीपक क्या होता है, संगत उद्दीपक की या असंगत उद्दीपक की आदत कैसे छुड़वाई जाती है। तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हो गया, अवांछित उद्दीपक की तीव्रता को कम करने के लिए प्राणी के सामने या प्राणी के समक्ष प्रिय वांछित उद्दीपक को प्रस्तुत कर दिया जाए। प्रिय वांछित उद्दीपक को प्रस्तुत कर दिया जाए। बस इससे क्या हो जाएगा, अवांछित उद्दीपक की तीव्रता अपने आप समाप्त हो जाएगी। और ये आपका एडविन गुथरी, बड़ा अच्छा इसका ये था, है ना। कोई दिक्कत जैसी बात नहीं, कोई डाटा याद रखना जैसी एक कहानी की तरह आप इसको पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। आइए एक बार इसका अपन रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आज अपन ने पढ़ना शुरू किया था दोस्तों एडविन गुथरी के बारे में। और एडविन गुथरी के बारे में मैंने बताया था ये गणित का विशेषज्ञ था और ये एक ऐसा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है जिसने पुनर्बलन और अनुक्रिया की पुनरावृत्ति को सीखने के अंदर अस्वीकार किया है। इसने पहला प्रयोग किया था हार्टन के साथ मिलकर के। गुथरी ने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली के ऊपर किया था, पोल जो एक ग्राउंड के अंदर लगा करके, और इसके अंदर उन्होंने 3 नियमों का निर्धारण किया, एकल प्रयास का नियम, नवीनता का नियम और कौन सा हो जाएगा आपके समीपता का नियम। उसके बाद में उसने अलग से एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था प्रतिस्थापन का सिद्धांत, जिसका प्रयोग इसने आपके एक पीटर नाम के बालक के ऊपर और जोन्स नाम की आंटी के साथ में जो है ये प्रयोग किया था। और उसके अंदर इन्होंने थ्योरी दी थी कि यदि कोई प्राणी किसी उद्दीपक के प्रति कोई क्रिया करना सीख जाता है तो उद्दीपक को बदल देने पर भी क्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। ये बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक था जो आपको समझ में आ गया होगा। ये इतना चला भी नहीं था ये सिद्धांत, से इसकी थोड़ी बहुत आलोचना वगैरह अधिक हुई थी। फिर इसने आदत निर्माण के संप्रत्यय दिए थे। पहला संप्रत्यय दिया था दहली सीमा, यदि कोई व्यक्ति अनुचित अनुक्रियाएं कर रहा है तो उद्दीपक की तीव्रता को कम कर दो और धीरे धीरे सिखाओ, व्यक्ति सीख जाएगा। फिर दूसरा दिया था थकान, यदि कोई व्यक्ति गलत आदत का शिकार हो गया तो गलत आदतों को बार बार दोहराओ तो व्यक्ति थक जाएगा और उस आदत को क्या कर देगा, त्याग कर देगा। एक दिया था असंगत उद्दीपक, यदि जीवन के अंदर कोई असंगत उद्दीपक आ गया है, अवांछनीय उद्दीपक आ गया है तो उसके सामने वांछनीय उद्दीपक को प्रस्तुत कर लो तो अवांछनीय का प्रभाव अपने आप धीरे 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 क्या होता चला जाता है, समाप्त होता। ये हमारे साथ में होता है। आप कभी भी इस चीज को रियलाइज करना कि हम कभी भी कोई ऐसा उद्दीपक जहां पे हमारा मन नहीं लग रहा और बड़े दुखी हैं और अपना कोई खास मित्र भी अपने पास में आ जाता है ना, जिसको देखते ही हमारे दिमाग में इतनी खुशी होती है, उसके गले लगते हैं, अपन सारी की सारी चीजें क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये बातें सही है कि वांछित उद्दीपक सामने आते, अवांछित उद्दीपक की तीव्रता अपने आप क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये था एडविन गुथरी का समीपता का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। दोनों सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा दिया और आदत निर्माण का संप्रत्यय भी बढ़ा दिया, है ना। जितना एडविन गुथरी को बेहतरीन पढ़ा सकता था, कोई एडविन गुथरी के ऊपर इतनी डिटेल से बात नहीं करता है। हमने एडविन गुथरी के ऊपर इतनी डिटेल से बात की और इसको समझने का हमने क्या किया दोस्तों, प्रयास किया। कितना सिंपल और स्वीट सा जो है आपके ये सिद्धांत, समझ में तो आ ही गया होगा। और आ गया और सिद्धांत बढ़िया लगा हो तो एक अच्छे से कमेंट करके कमेंट बॉक्स को पूरा का पूरा भर दे कि आपको आज का सिद्धांत कैसा लगा। एक्टिव रह करके, सक्रिय रह करके पढ़ाई करनी है दोस्तों। भर्ती जिस दिन आनी होगी उस दिन आ जाएगी। हमारी निरंतरता नहीं छूटनी चाहिए, तभी हम एक उद्देश्य या किसी एक लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों और शोरों से जारी रखे। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।